क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, जो आपका थ्योरी पेपर फर्स्ट है, उसके पार्ट ए का नाम क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसका क्या नाम है? कांस्टेंट मोशन। जो क्या है आपका? कांस्टेंट मोशन करके सिलेबस में मिलता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस लेक्चर को जाके देखिए, ताकि पता चले कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। जब किसी चीज़ के बारे में जाने रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। जो भी वीडियो है, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, उसका एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, आप वहाँ क्लिक करके वीडियो को सीरीज वाइज देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे संबंधित महाविद्यालय के जो भी विद्यार्थी चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। 99.99% चांस है, आप इसलिए अब देखिएगा, सूचना आपको जल्द मिलेगा कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मतलब जो मिड टर्म वाला कॉन्सेप्ट था, इन टर्म वाला कॉन्सेप्ट था, उसको हटा दिया गया है। अब जो आपका एग्जाम होगा 6 महीने में एक ही बार एग्जाम होगा, और वो रिटन एग्जाम होगा और लगभग 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो इस वजह से जो भी विद्यार्थी अभी तक एंजॉय करते थे और टाइम टेबल आने के बाद पढ़ाई शुरू करते थे, उनके लिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता था तो आप लेफ्ट राइट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, चाहे मैं देखूं कि माइनस मार्किंग होता नहीं था तो उसमें आप आसानी से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब रिटन एग्जाम है, आपको पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। और जो रिटन पैटर्न किया गया है, ये आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, क्योंकि पढ़ेंगे अपने दम पे आप पास होंगे। तो इस वजह से सीरियसली आप लगते हैं, आपको जो भी लेक्चर दिए जाएंगे उसका नोट्स रिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप कापी पेन लेकर बैठे रहिए, नोट्स भी क्या करिए, नोट करते रहिए। या मान लीजिए उस टाइम आपके पास कापी पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से उसको नोट कर सकते हैं। जब फ्री हो उसको नोट कर लीजिए। तो ये सब सुविधाएं आपको दी जा रही हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा नोट्स, पूरा थ्योरी पेपर पे कराया जाएगा। और इस चैनल को शेयर भी करेंगे दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट आपका क्या है? कांस्टेंट मोशन करके यूनिट फर्स्ट आपका सिलेबस दिया है। ठीक, तो कांस्टेंट मोशन से आपको पता है भाई, कोई पार्टिकल क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जब आप इसको सर्च करेंगे तो इसका हिंदी क्या पाएंगे? बाधा। या उसे क्या करते हैं? ये बाधा लगाना, या किसी मोशन में क्या कर देना? प्रतिबंध लगाने को ही क्या कहेंगे? कांस्टेंट लगाना कहेंगे। रिस्ट्रिक्शन लगाने को ही क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें जो मोशन होगा वो कांस्टेंट मोशन होगा। वो कुछ कंडीशन के अंदर मोशन होगा, कुछ कंडीशन लगाकर मोशन किया जाएगा, वही क्या कहलाएगा? कांस्टेंट मोशन कहलाएगा। ओके, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में है वो क्या है? कांस्टेंट। एक चैप्टर का नाम क्या है? कांस्टेंट मोशन। अभी इसके भी डेफिनेशन को पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ ले रहे हैं? कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब मैं बताया कि क्या होता है। इसका मतलब जो होगा क्या होगा? बाधा होगा। मतलब कुछ कंडीशन लगाना, किसी आप अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको फ्रीली नहीं मूव करने देना, उसके कुछ कंडीशन इंपोज कर देना, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देना। मतलब उसके मोशन में कुछ बाधा पैदा करना। बात समझ रहे हैं? चलिए डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। आप कभी देखे होंगे, आप अपने कॉलेज में जाते होंगे, अगर टीचर क्लास में भी नहीं आए हैं, आप पहले पहुंच गए हैं, तो क्या करते हैं? मोबाइल का जमाना है, मोबाइल निकालेंगे, रील्स बनाना शुरू कर दिए, चैटिंग शुरू कर दिए, या दोस्तों से लगे बात करने। मतलब पूरा क्लास में क्या होता है? शोर वगैरह होता है। जैसे टीचर आते हैं आप तुरंत मोबाइल बंद करते हैं, दोस्त से बात करना बंद करते हैं और फोन वगैरह को बैग हटा देते हैं और दूर दूर अच्छे से बैठ जाते हैं वेल मैनर। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक जो आप फ्रीली मूव कर रहे थे
वो आपका मूवमेंट ऑफ फ्रीली नहीं रह गया, वो टीचर की वजह से आपके मूवमेंट में कुछ बाधा लगा है, कुछ प्रतिबंध लगा है, इस वजह से आप सीरियस बैठ गए हैं। और टीचर का डर कहिए चाहे जो भी कहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, कंडीशन कहेंगे कि टीचर का कुछ कंडीशन आपके ऊपर लगा है जिसकी वजह से आप सीरियसली बैठे हैं एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, और आपका जो फोकस है वो बोर्ड पे हो गया। ये क्या कंस्ट्रेंट है, इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मतलब बाधा पैदा करना। क्लियर। दूसरा चीज, आप एग्जाम दिए हैं, आपका पेपर 1 घंटे का या 2 घंटे का जो होता है, मान लीजिए 2 घंटे का पेपर आता है, तो आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि आपके डेस्क पे रोल नंबर लगा हुआ है, उसी रोल नंबर पे बैठना। ऐसा नहीं फ्रीली जहां मन करे आर्बिट्रली आप वहां बैठ जाए, नहीं, जहां रोल नंबर है वहीं आपको बैठना है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में ही पेपर खत्म करना है। ऐसा नहीं है 2 घंटे का पेपर है तो 5 घंटा बैठे लिखेंगे। तो ये सब क्या है, डेली लाइफ के कंस्ट्रेंट हैं जो हम लोग देखते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई पक्षी, कोई चिड़िया उड़ रही है, खुले आसमान में उड़ रही है, जिधर मन करे उधर फ्रीली मूव करेगी। लेकिन अगर उसी चिड़िया को उठा के, उसी पक्षी को उठा के हम किसी रूम में बंद करते हैं, तब क्या होगा, उसका जो मोशन होगा वो कंस्ट्रेंट के अंदर होगा, किसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका मोशन होगा। कंडीशन क्या हो गया कि अब चिड़िया या कोई लेंथ के नाम मूव करे, रूम का क्या कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ ऊंचाई होगा, तो या तो लेंथ के नाम मूव करे, या तो उसके ब्रेथ के नाम, चौड़ाई के नाम मूव करे, या फिर उसके हाइट के नाम मूव करे। मतलब चिड़िया के मोशन को भी प्रतिबंध करके। उसी तरीके से आप देखेंगे ट्रेन में सभी लोग बैठे होंगे, ट्रेन के ऊपर भी क्या लगा रहता है, कंस्ट्रेंट लगा रहता है। मान लीजिए ये पटरी है, तो ट्रेन, ये पटरी है, तो जो ट्रेन चल रही है उसको पटरी पर ही चलना है। उसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट है कि ट्रेन को पटरी के ऊपर ही चलना। अगर पटरी से नीचे उतरेगी तो कई लोग का कनेक्शन सीधे कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस वजह से वो भी कंस्ट्रेंट मोशन करती है। ऐसा नहीं है कि लोको पायलट को मन किया तो उसको से ट्रेन को पटरी से उतार के नीचे लेके चलने का, नहीं, उसका मोशन भी क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, एक कंडीशन है, उसी कंडीशन के अंदर क्या करना है, मूव करना है। तो कंस्ट्रेंट मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कंस्ट्रेंट मतलब क्या होगा, एक कंडीशन होगा जिसके अंदर क्या किया जाएगा, मोशन किया जाएगा। कोई भी आकर क्या करेगा, उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा। क्लियर। तो कंस्ट्रेंट क्या, बाधा। कंस्ट्रेंट मोशन क्या, ऐसा मोशन जो बाधित, जो क्या हो, किसी कंडीशन से, जिसको कोई कंडीशन लग रहा हो, जो बाधित हो कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। क्लियर। तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन हम लोग लिखें तो कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन क्या होगा, द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल पर मोशन, किसी पार्टिकल का अगर जो मोशन हो रहा है उस पर लिमिटेशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो मिला के सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनेगा। जैसे क्या, ये बोर्ड क्या है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, लकड़ी के बुरादों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर बुरादे को हम पार्टिकल का सबको जोड़े क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया। ठीक। तो वही चीज लिखा गया है कि किसी पार्टिकल पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसी को आप क्या कर सकते हैं, बॉडी भी कर सकते हैं। ठीक। किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल के मोशन का अगर कोई लिमिटेशन लगा दें, उसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट हिंदी पता है मैं, बाधा लगाना, प्रतिबंध लगाना, वही क्या कहलाता है, आपका कंस्ट्रेंट लगाना। ठीक है। दूसरा चीज देखिए, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, द कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन imposed on the motion of a particle over a system of particle is known as constraint। मतलब ऐसा, मतलब कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन लगा रहे हैं, कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं किस पर, किसी पार्टिकल के मोशन पे या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर, तो उसी को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं। क्लियर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, हेंस अतः हम ये भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट लिमिट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कि कंस्ट्रेंट क्या करता है, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है कि इतना मोशन, मतलब उसको प्रतिबंध लगा दे रहा है, उसको लिमिटेड कर दे रहा है। जैसे एग्जांपल से हम समझ लें, मान लीजिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम सुने हैं नाम, चलिए उसी को समझ लेते हैं।
देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कि ये पार्टिकल फ्रीली कितने तरीके से मोशन कर सकता है, मतलब कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे है जिधर पार्टिकल क्या करे, आराम से मोशन करे। थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ते आए हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो मान लेना कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई हो, ये जेड हो, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, या तो एक्स एक्सिस का नाम मूव करे, या तो वाई के, या तो जेड एक्सिस का नाम मूव करे। क्लियर? उसी तरीके से मतलब इसका क्या हो गया, पार्टिकल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, मतलब पार्टिकल 3 ऐसे रास्ते हैं जिसको क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक और पार्टिकल मान लीजिए ले लिए, एक और पार्टिकल हम कंसीडर करिए, ये भी पार्टिकल क्या कर रहा है, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या करेगा, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्लियर? एक्स वाई जेड कहीं भी ले सकते हैं, आपको पता ही है। तो मतलब इस पार्टिकल में भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, इस पार्टिकल में भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। क्लियर? अब मान लीजिए दोनों पार्टिकल को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर दिया, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस माना जाए इसको, एक्स एक्सिस के लॉन्ग दोनों पार्टिकल के डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो फ्रीली मूव करेगा किधर मूव करेगा, या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है। वैसे ये भी पार्टिकल फ्रीली या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने प्रतिबंध लगा दिया, क्या प्रतिबंध लगा, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया। क्लियर? तो ऐसे मतलब इसी टाइप के कंडीशन को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं, प्रतिबंध लगाना। क्लियर? पहले एक पार्टिकल 3 तरीके से मतलब फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 3 दिशा में मूव कर रहा था फ्रीली, दूसरा पार्टिकल 3 दिशा में फ्रीली मूव कर रहा था। अब दोनों को एक्सिस के लॉन्ग उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया, तो एक तो आपका कंडीशन लग गया ना, कंडीशन इंपोज हो गया दोनों के ऊपर कि आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतने दूरी पर ही रहना है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल या तो इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करे, या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करे। उसी तरीके से इधर वाला जो पार्टिकल है, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करे, या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करे। दोनों का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो चुका है, डिस्टेंस आपका ये फिक्स हो चुका है। तो एक कंडीशन हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा दिया, इसी को क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं। कंडीशन जो लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शन जो लगाए हैं, प्रतिबंध जो लगाए हैं, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। क्लियर? आगे इसके और अच्छे एग्जांपल अभी आप नोट करा जाएंगे, तो आप अच्छे से नोट करके चलिए। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन क्या होगा, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। इसमें अभी हम लोग कंस्ट्रेंट देखे, अब कंस्ट्रेंट मोशन क्या होगा। तो कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध, तो उस प्रतिबंध के दौरान जो मोशन होगा कंस्ट्रेंट मोशन होगा, मतलब ऐसा मोशन जो फ्रीली ना हो, किसी कंडीशन के अंदर हो, वही कंस्ट्रेंट मोशन। आसान डेफिनेशन तो देखिए, अगर इसको डिफाइन किया जाए क्या लिखेंगे, a motion which cannot proceed in any arbitrary manner, मतलब ऐसा मोशन जो किसी आर्बिट्रेरी मैनर में न हो, मतलब फ्रीली ना हो, किसी कंडीशन के अंदर हो, उसी को हम किसी कंडीशन के अंदर हो, एंड obeys certain given conditions is known as constant motion। ऐसा मोशन जो किसी कंडीशन को फॉलो करे, उस दिए गए कंडीशन को क्या करे, ओबे सर्टेन गिवन कंडीशन, किसी दिए गए कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे, पालन करे उसका, तथा अपने मन से न हो, आर्बिट्रेरी न हो, स्वैच्छिक न हो, उस दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, उसी को क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अ मोशन व्हिच कैन नॉट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्रेरी मैनर, ऐसा मोशन जो कैन नॉट मतलब न हो, प्रोसीड इन एनी आर्बिट्रेरी मैनर, मतलब ऐसा मोशन जो किसी आर्बिट्रेरी मैनर में न हो सके, और ओबेज सर्टेन गिवन कंडीशन, और क्या करे, कुछ दिए गए निश्चित कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे, इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर? मतलब अपने मन से मोशन ना हो,
जो मोशन हो वो क्या हो, आर्बिट्रेरी ना हो, किसी दिए गए कंडीशन का पालन करते हुए हो, उसी को क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी मोशन। जैसे चिड़िया का एग्जांपल लिए थे, तो मान लीजिए कि अगर जो चिड़िया का एग्जांपल लिए हैं, अगर आपके रूम, ये चलिए रूम आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ये रेक्टेंगुलर रूम होगा। आपका जो चिड़िया का एग्जांपल ये बताए थे, अगर उसको रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए क्या है, चिड़िया है, ठीक। तो रूम में जब बंद किए हैं, मान ले रहे हैं हम क्या है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, इसको मान ले रहे हैं वाई एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस को किधर भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे में माना जाए। और ये क्या है, और ये क्या है, जो आपका पक्षी है इस रूम में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मान ले रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है उसको यल कर दे रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वी है, और ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यल है, और जो उसका हाइट है 0 से जेड तक वो क्या आपका एस है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो चिड़िया का मूवमेंट होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर लिखा जाए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चिड़िया कितना उड़ सकती है, या तो यल के बराबर उड़ सकती है, यल डिस्टेंस जा सकती है, या यल से कम डिस्टेंस जा सकती है। तो अगर इसी को कंडीशन लगा के लिखा जाए क्या होगा, जो चिड़िया का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला गया डिस्टेंस होगा, या तो यल से कम होगा या तो यल के बराबर होगा। ऐसे देखिए कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। क्लियर। दूसरा कंडीशन देखिए, जो दूसरा कंडीशन देखा जाए, अगर इधर देखा जाए कि y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलेगी, कितना चिड़िया जा सकती है, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, या तो चिड़िया y एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिए ये y एक्सिस है, इसको y पार्टी से दिखा रहा है, तो मैक्सिमम कितना चल सकती है, या तो v चल सकती है या तो v से कम चल सकती है, या तो मैक्सिमम v तक जा सकती है। क्लियर। तो ये क्या होगा, y, ये दूसरा कंडीशन क्या हो गया, y एक्सिस के अलॉन्ग चिड़िया द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चला गया जो डिस्टेंस होगा या तो v होगा या तो v से होगा। क्लियर। देखिए कांस्टेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो चिड़िया जहां मन के आसमान की तरफ नहीं उड़ सकती, उसके पास कंडीशन है, तो उसी कंडीशन में आपको उड़ना है। वो बॉडी जो पहले एकदम फील्ड में घूम रहा था फ्रीली, और एकदम फ्रीली जहां मन करे घूम नहीं सकता, उसको कंडीशन है तो कितना ही डिस्टेंस आप चल सकते हैं, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट या कोई वर्ड हो, ओके। अब देखिए जेड एक्सिस का नाम या हाइट के नाम अगर बात करें उनके, तो सीलिंग तक जा सकती है, छत तक जा सकती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जेड एक्सिस के नाम की डिस्टेंस चलेगी, या तो x के बराबर चलेगी, या तो x से क्या होगा, कम होगा। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि जेड क्या होगा, या तो x से छोटा होगा या तो x के बराबर होगा। मतलब तीन कंडीशन निकल के आ रहा है। कौन कौन सा कंडीशन, कि जो x होगा आपका x से छोटा होगा या l के बराबर होगा, मतलब चिड़िया द्वारा x एक्सिस के नाम चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, यल के बराबर हो सकता है या यल से कम हो सकता है। इस डिटेल से आप इस गुण से आप समझ सकते हैं। दूसरा y एक्सिस का नाम या तो v होगा या तो v से छोटा होगा, और z एक्सिस का नाम क्या होगा, या तो x होगा या तो x से छोटा होगा। देखिए ऐसे क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को आसानी से आप समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं कंस्ट्रेंट के कुछ एग्जांपल पर, कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ एग्जांपल पर। ओके, जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछते रहिए। एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रेंट। अब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल देखेंगे। इसको मैं इसे शुरू कर लूं। अब देखिए कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल क्या है कि द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी is a constant motion as the distance between any two parties remains constant. As you already know, the distance between two parties in rigid body are always fixed. वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, तभी तो रिजिड बॉडी नाम दिए थे। सेकंड सॉल्यूशन याद करिए, फर्स्ट सॉल्यूशन याद करिए, पार्ट बी जो रिजिड बॉडी आप पढ़े थे कि रिजिड बॉडी किसी बॉडी को तब कहेंगे जब उसके पार्ट के बीच का डिस्टेंस का फिक्स हो। इसका मतलब क्या है, वो अगर मोशन करेगा तो उसका मोशन क्या होगा, कांस्टेंट मोशन। कैसे, इसी को समझिए। मान लीजिए
मान लीजिए एक हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, इसको रिजिड बॉडी मान लीजिए, किस तरह का इसको रिजिड बॉडी मान रहे हैं। ये 2 पॉइंट हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके बीच का डिस्टेंस, इन जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। देखिए इसका मोशन करा रहे हैं, इसको देखिए मोशन में ला रहा है नेचर को, तब देखिए क्या है, मोशन कर रहा है, इधर उधर मोशन कर रहा है, ऐसे सिग्नल वाला मोशन। लेकिन हमेशा जो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इन पार्टी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, रिजिड बॉडी में पार्टियों के बीच एक कांस्टेंट लगा हुआ है, और वो कांस्टेंट क्या है, इनके 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। कांस्टेंट मतलब क्या कर सकते हैं, फिक्स होगा। ओके, तो अब चलिए उसको एक इक्वेशन से देखते हैं। मान लीजिए अब मैं एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहा हूं और इसको देखा जाएगा कि कैसे इसके लिए कांस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो मान ले रहे हैं ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मान ले रहे हैं आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और इसको मान ले रहे हैं क्या है, ओरिजिन। ओके, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। को इतना तक क्लियर है। ये आपका क्या है, रिजिड बॉडी। ये आपका क्या है, रिजिड बॉडी है। ओके, मान ले रहे हैं कि इसके 2 पार्टिकल हैं, एक मान लीजिए आपका क्या है, ये IX पार्टिकल है और ये क्या आपका JX पार्टिकल है। ठीक, तो इसका यहाँ से अगर मिलाएगा पोजीशन वेक्टर लिखा जाए, क्या हो जाएगा, RI वेक्टर, और इसका लिखा जाए ये क्या हो जाएगा आपका RJ। क्लियर। तो अब इसको अगर इसके बीच का डिस्टेंस ऐसे लिख दिया जाए CIJ, तो देखिए इसके लिए इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आप पढ़ेंगे वेक्टर में क्या हो जाएगा, RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर इज इक्वल टू CIJ होगा। यही पढ़े हैं। इस वेक्टर में से इस वेक्टर घटाएंगे तो ये क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर। ये देखिए अगर इसको इस तरह हम कर लें तो आप समझिए, आप पढ़े होंगे हेड टू टेल वेक्टर एडिशन, पढ़े ना, हेड टू टेल वेक्टर एडिशन। तो क्या करते हैं, पहले कैसे लिखेंगे, जो RJ होगा प्लस CIJ होगा वो किसके बराबर होगा, RI के बराबर होता है। इसको प्लस इसको मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर जोड़ दें, ये वेक्टर मिलता है। उसी चीज को लिखिए RI माइनस RJ इक्वल टू CIJ लिखिए। क्लियर है। अब देखिए अगर RJ को हम पहले लिखें और RI को बाद में लिखें, क्या होगा, वेक्टर है तो माइनस साइन आ सकता है, इधर माइनस साइन करना पड़ेगा। अगर इन सब के आर्डर को चेंज करें, इसको इधर लिखें RJ माइनस RI करें तो माइनस CIJ आ जाएगा। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, ये माइनस होने का जो कॉन्सेप्ट है उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट इक्वेशन हो गया, किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट इक्वेशन किसके लिए हो गया, रिजिड बॉडी के लिए। ओके, ये सब अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या कांस्टेंट इक्वेशन है कि RI माइनस RJ का जो होल स्क्वायर होगा वो CIJ के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो CIJ के बीच का डिस्टेंस है हमेशा क्या है, फिक्स। क्लियर है। अब आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे कांस्टेंट। तो बच्चों अगला एग्जांपल अगर कांस्टेंट का हम देखें तो क्या कर सकते हैं, द मोशन ऑफ वेव स्लाइडिंग ऑन द वायर इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट मोशन। वेव मतलब क्या, मोटी। आप जानते होंगे वेव का मतलब, मान लीजिए एक वायर है, ठीक, तो उसमें हम मोती में क्या कैसे क्या करते हैं, उस मोती के अंदर क्या किए, वायर को डाल दिए, और वायर क्या करेगा, जब उस मोती के अंदर डालेंगे क्या करेगा, उस वायर के लांग ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, मान लीजिए ये क्या आपका वेव है, इसको मैंने फिक्स किया तो वायर के लांग क्या करेगा, ऐसे ऐसे ये मूव करता रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉर्मली इस एक्सिस को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको y करते हैं, और इधर वाला क्या करते हैं, z एक्सिस करते हैं। तो इसका मतलब अगर इसके लिए कांस्टेंट का इक्वेशन लिखा जाए कि इस जब वेव मूव कर रहा है वायर के लांग, अगर वायर को हम y एक्सिस के लांग माने तो जो इसके लिए कांस्टेंट का इक्वेशन होगा, क्योंकि वेव केवल y एक्सिस के लांग मूव कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा।
जो x कोऑर्डिनेट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो z कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इस बेड के लिए, स्लाइडिंग बेड के लिए, मोती के लिए क्या है, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ठीक, आप सब नोट कर जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता भी है कब एग्जाम रिटन होने वाला है, तो आपके लिए खुशी की बात है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिया जाए जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, इंटर से करके आ रहे हैं कि द मोशन ऑफ अ पॉइंट मास, या उसे क्या कहेंगे बाप, आप सिंपल पेंडुलम इज कांस्टेंट, उसका जो मोशन है कांस्टेंट है। ठीक, बिकॉज़ इट इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टू कंडीशन। पहले सिंपल पेंडुलम का फिगर बनाते हैं और फिर उसको तब समझते हैं। ठीक, जो इसको लिखने के बाद तब आप फिगर बनाइएगा, जगह कम है इस वजह से फिगर को मैं ऊपर बना रहा हूं। ओके, तो दूसरा एग्जांपल मैं इरेज करता हूं पहले। अब देखिए मान लेना एक सिंपल पेंडुलम है आपका, और ये क्या है, पॉइंट मास है। ये आपका क्या है, पॉइंट मास है। ओके, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन करते हैं इसको, और ये क्या आपका बाब है जिसको हम बी कर दिए और इसको यस कर दिए। इतना चीज क्लियर। तो अब देखिए इसका भी जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन है। जो कांस्टेंट मोशन है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर मान लेना इसका जो लेंथ दिया है अगर, तो हमेशा ये चाहे यहाँ जाए, चाहे इस पोजीशन पे जाए, चाहे इस पोजीशन पे जाए, इसका लेंथ हमेशा क्या रहेगा, जो स्ट्रिंग का लेंथ है, मतलब यस से बी का जो लेंथ है, वो यहाँ जाने पे भी, पॉइंट ए पे जाने पे भी, पॉइंट बी पे जाने पे भी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। पहला कंडीशन तो देखिए लिखा गया है द पॉइंट मास ऑसिलेट मूव्स इन द फिक्स्ड प्लेन लिखा गया है। अब इसको देखते हैं जो होता है दूसरा कंडीशन है, पहले उसको देख लीजिए। कह रहा है कि द पॉइंट मास ऑलवेज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस from the point of suspension or length of string from the point of suspension। मतलब जो पॉइंट मास होगा वो हमेशा उसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ यल है तो यहाँ जाके यल छोटा हो गया या बड़ा हो गया, इतना चीज तो आप पढ़े ही हैं। दूसरा या उसी क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट उसके ऊपर लगा हुआ है, ये कंडीशन उसके ऊपर लगा हुआ है कि भाई तुम्हारा लेंथ फिक्स रहेगा, न बढ़ने देंगे न घटने देंगे, तुम फ्रीली नहीं मूव कर सकते हो, तुम हमारे लगाए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करोगे, तुम हमारे लगाए गए रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग मूव करोगे, इसीलिए तुम्हारे मोशन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मोशन कर रहे हैं। क्लियर। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये रीजन हम देखें क्योंकि जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई क्या फिक्स है, कांस्टेंट है। दूसरा क्या है, जब पेंडुलम मूव करेगा तो अगर ये बोर्ड को एक्स वाई प्लेन माने तो क्या हो जाएगा, जो इसका ऑसिलेशन होगा एक ही प्लेन में होगा। किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। मतलब इसका जो मूवमेंट है, इसका जो ऑसिलेशन है वो भी क्या है, एक प्लेन में फिक्स है। दिस इज द सेकेंड कंस्ट्रेंट imposed on the motion of simple pendulum। क्लियर। तो ये क्या आपका दूसरा कंडीशन, उसको आगे पहला दूसरा लिखा हूं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो देखिए लिखा गया है द पॉइंट मास ऑसिलेट ऑब्लिक मूव, ऑसिलेट करना, टू एंड फ्रो मोशन करना या मूव करना, सब कुछ एक ही है। इन द फिक्स प्लेन, और कौन सा प्लेन है, अगर बोर्ड बना है तो क्या है आपका एक्स वाई प्लेन। क्लियर। तो ये सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्या लगा होगा, कंडीशन लगा होगा। तो अब तक हम लोग रिजिड बॉडी का देखे कंस्ट्रेंट कि रिजिड बॉडी से क्या है, तुम जितना भी मूव करो लेकिन तुम्हारे बीच का हमने कंस्ट्रेंट लगा के रखा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर हम लोग स्लाइडिंग व्हील का देखे, उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट था कि अगर तुम y एक्सिस के लंग बाहर रखे हैं तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तुम उसके लंग स्लाइड नहीं कर सकते। ठीक, अब सिंपल पेंडुलम को देखेंगे और देखते हैं, अब इसके कंस्ट्रेंट इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छा वे में लिखते हैं ताकि आपको चलिए इस जोड़ से आप समझ जाएंगे। यहाँ से मान ले रहा है कि ये आपका x एक्सिस है
और क्या है ये y एक्सिस। ठीक, इसके कंस्ट्रेंट मोशन को लिखना है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन को लिखना है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, ये मान लेना है कि जो आपका पोजीशन है ये क्या है आपका आरबी वेक्टर है, और ये आपका ओरिजिन होगा, ये तो है इतना आप जान ही रहे हैं, और ये क्या है आपका आरएस वेक्टर है, और ये यल माने हैं। तो अब इसके लिए जब कंडीशन लिखा जाएगा, ग्रिडिंग बॉडी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, क्या हो जाएगा आरएस वेक्टर माइनस आरबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। अब इसके पोजीशन को चेंज करें, आरबी को इधर करके क्या हो जाएगा माइनस करना पड़ेगा, और तब यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस पूरा करना पड़ेगा दोनों साइड में, क्या हो जाएगा आरबी माइनस आरएस माइनस एल हो जाएगा। तो चूंकि लेंथ माइनस एल नहीं हो सकता है, इसलिए मतलब डिस्टेंस माइनस एल नहीं हो सकता, लेंथ माइनस एल नहीं हो सकता है, इसलिए इस माइनस वाले कॉन्सेप्ट से बचने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ आए? लेकिन फिर से समझिए, अगर हम आरबी माइनस आरएस लिखना चाहें क्या हो जाएगा माइनस आरबी। ठीक, आरबी माइनस आरएस ऐसे लिखिए, माइनस से दोनों साइड क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, आरबी माइनस आरएस हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका माइनस एल होगा। चूंकि लेंथ माइनस एल हो ही नहीं सकता है, इस वजह से ऐसे चीजों से बचने के लिए हम इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन इनिशियली हम लिखे थे उसका क्या कर देंगे दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ताकि आप चाहे माइनस करिए चाहे प्लस करिए कोई वैल्यू से फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका आर एस स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, क्लियर? स्क्वायर को बता दीजिए, डिस्टेंस माइनस ना आए, लेंथ माइनस ना आए, इस वजह से दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। तो आप चाहे इसको टान के साथ करिए चाहे इसको करिए, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इधर भी माइनस एल लिखेंगे तो माइनस एल का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वजह से स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक, अब देखेंगे अगला एक एग्जांपल, और दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, तो फिर देखेंगे कि टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट को नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं अगला एग्जांपल, चौथा नंबर एग्जांपल। बस 5 एग्जांपल देखेंगे हम लोग इसमें, बस एग्जांपल तो बहुत है और भी आप सोच के लिख सकते हैं। ओके, इतना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए सफिशिएंट है। ठीक, तो देखिए चौथा एग्जांपल जो है, फोर्थ नंबर एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज कांस्टेंट मोशन। अभी चिड़िया वाला एग्जांपल लिए थे, आपको याद होगा। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए, मान लेना है कि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस है, और कोई पार्टिकल है इसको एक बॉक्स में रखेंगे। तो चलिए पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया बॉक्स इधर हो गया, और ये आपका बॉक्स बन गया। क्लियर? अब क्या करना है, इसमें एक पार्टिकल हम रखते रहे हैं, एक पार्टिकल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया गया है, और अब देखा जाएगा कि उसका मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले मान ले रहे हैं ये आपका ओरिजिन है, और x एक्सिस के लॉन्ग जो चला गया डिस्टेंस है, मतलब बॉक्स का जो x एक्सिस के लॉन्ग लंबाई है वो l है, y एक्सिस के लॉन्ग जो लंबाई है वो b है, और y एक्सिस मैं इधर ही मानता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना, क्योंकि पीछे भी y नीचे लिया गया है। ठीक, y आप ऊपर नीचे कहीं ले सकते हैं, उसको कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। y एक्सिस के लॉन्ग जो लंबाई b है, और z एक्सिस के लॉन्ग जो है उसको ये मान लें डिस्टेंस, आप उसको लेंथ भी कर सकते हैं, ब्रेथ भी कर सकते हैं, और z एक्सिस के लॉन्ग हाइट भी कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल को समझने के लिए जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल कितना चलेगा, x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल 0 से लेकर मैक्सिमम l डिस्टेंस चल सकता है। तो अगर x एक्सिस के लॉन्ग बात किया जाए तो मैक्सिमम पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग कितना चल सकता है, l चल सकता है, या l से कम चल सकता है। तो 0 भी हो सकता है, वो अगर l का वैल्यू मान लीजिए 10 है तो 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो x एक्सिस के लॉन्ग इसका कांस्टेंट होगा वो क्या
क्या होगा, या तो यल के बराबर होगा या फिर यल से छोटा होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ पर क्या करेगा, चलेगा। दूसरा चीज देखिए, अगर आप समझना चाहें तो वाई एक्सिस का मान कितना चल सकता है, तो वाई एक्सिस का मान गिरने की लंबाई कितनी है, बाकी लंबाई कितनी भी है, तो मैक्सिमम भी चल सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यानी यही कहें हम चलने नहीं करेंगे, ओरिजिन बैठेंगे, जीरो भी चल सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो वाई एक्सिस का मान इसका कांस्टेंट इक्वेशन होगा, मैक्सिमम कितना चलेगा, मैक्सिमम कितना चलेगा बी, और उससे कम भी चल सकता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो बी चलेगा या बी से कम डिस्टेंस चलेगा। क्लियर। अब देखिए जेड एक्सिस का मान इसी बात किया कितना हाइट ये अटेन कर सकता है, तो जेड एक्सिस का यहाँ भी पार्टिकल बैठा रह सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, मैक्सिमम यस तक जा सकता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो यस जाएगा या तो यस से क्या होगा, छोटा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा या तो यस से छोटा होगा या तो यस के बराबर होगा, यही किसी पार्टिकल का कांस्टेंट मोशन के लिए क्या है, इक्वेशन। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं, काफी बस आप इतना नोट करिएगा अपने समझ के। क्लियर है। यस के नाम बाग की लंबाई के बराबर या उससे कम भी चल सकता है, वाई एक्सिस के नाम बाग की लंबाई के बराबर या उससे कम भी चल सकता है, और जेड एक्सिस के नाम जो बॉक्स का हाइट है उसके नाम या तो यस के बराबर चल सकता है या तो यस से कम भी चल सकता है। क्लियर। इस तरह हम लोग चार मोशन देख लिए कांस्टेंट के, सॉरी कांस्टेंट मोशन चार एग्जांपल देख लिए कैसे होंगे, अब सबके इक्वेशन भी देख लिए कैसे उसको डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब बारी है पांचवें की और लास्ट की। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, मान लेना है पांचवा का एक और कांस्टेंट का एग्जांपल हम लोग देखना है। A particle placed on the surface of a solid sphere is restricted, या कह सकते हैं is constrained, so that कुछ इस तरह constraint है, कुछ इस तरह प्रतिबंधित है उसका मोशन पार्टिकल का जो किसी सॉलिड स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, क्या है कि it can only moves either on the surface or outside the surface। आपको देखिए करिए एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिए और उसको कोई छोटा सा पार्टिकल रखिए और सॉलिड स्फीयर को थोड़ा सा मोशन में लाइए, क्या होगा, या तो उसके स्फीयर को उसके सरफेस से आउटर सरफेस में पार्टिकल कुछ देर चलेगा, और जब स्पीड तेज होगा तो पार्टिकल उसका साथ छोड़ के निकल जाएगा। तो मतलब क्या मोशन होगा उसका, चलिए मैं इसको फिगर करो समझाता हूँ। मान ले रहा हूँ ये आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। ठीक, अंदर क्या है, पूरा भरा हुआ है, ये स्फीयर अंदर से क्या है, पूरा भरा हुआ है, और मान ले रहा है कि ये क्या है, इसका सेंटर है, और सेंटर और इसका जो रेडियस है कितना आर, ये क्या है, इसका आर है रेडियस। ठीक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी यहाँ लिखेंगे यस लिखना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मान लेना इसका क्या है, रेडियस आर है। मान लेना किसी क्षण किसी इंस्टेंट जो पार्टिकल है यहाँ पे है और वो सेंटर से यस डिस्टेंस पे है, तो मतलब पार्टिकल अभी जो सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पे है, सॉलिड स्फीयर के आउटर सरफेस पे पार्टिकल अभी क्या है, पड़ा हुआ है। तो इस टाइम अगर कांस्टेंट इक्वेशन लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू आर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस जो सॉलिड स्फीयर था इसको मोशन में ला रहा हूँ, मोशन में लाएंगे उस देर तक क्या होगा, तो प्रैक्टिकली आप किए होंगे घर में छोटाई में। तो ये देखिए क्या करेंगे, पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा, जब मूव करेगा ऐसे जाएगा, कुछ क्षण ऐसा आएगा कि पार्टिकल इस तरह से उतर जाएगा। तो अब जो यक्स होगा, अब मान लेना यक्स ये है, तो इस टाइम जो यक्स होगा वो क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस इतना स्फीयर का। अब पार्टिकल या तो इस कंडीशन क्या है इसमें, स्फीयर के या तो ऊपर चलेगा या तो स्फीयर छोड़ के बाहर निकल जाएगा। सॉलिड है, अंदर आने की बात ही नहीं है। सॉलिड की बात कर रहे हैं, ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब बाहरी सरफेस की बात कर रहे हैं, आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, तो या तो ऊपर रहेगा या तो इसको छोड़ के निकल जाएगा। तो यस का वैल्यू या तो आर के बराबर रहेगा या तो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या है, आर से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर इसके लिए कांस्टेंट इक्वेशन लिखा जाए तो यस क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा आर के या तो आर के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग 5 कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल देखे। उम्मीद है कि आप इन एग्जांपल को समझे होंगे।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एग्जाम्पल में तो आप उसको बिना किसी हिचक के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले लेक्चर में अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। आज हम लोग कंस्ट्रेंट देखे, उसके एग्जाम्पल देखे, अगले लेक्चर में टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट देखेंगे और फिर आगे यूनिट जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग में पढ़ाई को जारी रखेंगे। अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है कि सर जो नोट्स बनवा रहे हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट करिए, मतलब ऐसे उसको करवाइए, ऐसे लिखवाइए, आप सजेशन को जरूर दें। आपके सजेशन को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये छात्र हित के लिए बनाया गया है। तो जिसमें आपका हित होगा, जैसे आपका भला होगा, वैसे इस पर पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइबर होगा, उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे नए लेक्चर को बनाने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।